हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से 30 क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने यूपी पीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, या कोई भी अन्य परीक्षा जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। दिया गया है द विंड हाउल्ड दैट नाइट। हाउल्ड का मतलब होता है चिल्लाई, हवा चिल्लाई उस रात। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई निर्जीव वस्तु या कोई भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो एक सजीव प्राणी हो, या फिर जो है इंसान की तरह दर्शाया जाता है, वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हवा को दर्शाया गया है कि वो चिल्ला रही है, तो हवा को एक सजीव प्राणी की तरह दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। दिया गया है दे न्यू दे कुड फील द जॉयफुल सैडनेस ऑन हिज अराइवल, यानी कि उन्हें पता था कि वे फील कर सकते हैं द जॉयफुल सैडनेस यानी खुशी से भरा दुख, ऑन हिज अराइवल उसके पहुंचने पर। तो बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली या ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, जिसको हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास, इसमें जो है सेंटेंस में दो बातों के बीच विरोधाभास आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा दे न्यू, उन्हें पता था कि वे फील कर सकते हैं जॉयफुल सैडनेस, खुशी से भरी उदासी या दुख जो है। तो यहाँ पे जॉयफुल और सैडनेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जहाँ पे किसी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आपको देखने को मिल जाए, या फिर जो है जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की दो विपरीत क्वालिटीज़ को एक साथ दर्शाया जाए, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिए गए हैं ओ सन आई मिस यू नाउ दैट इज दिसंबर। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोलिक या अपोस्ट्रोफी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को हिंदी में कहेंगे संबोधन, संबोधन अलंकार। तो इसमें क्या होता है, इसमें संबोधित किया जाता है किसी निर्जीव वस्तु को, किसी मृत व्यक्ति को, या किसी भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे कि वो इंसान हो। ठीक है, तो वहाँ पे होता है अपोस्ट्रोफी। जैसे कि यहाँ पे सन को, सूरज को संबोधित किया जा रहा है कि आई मिस यू, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। नाउ दैट इज दिसंबर, क्योंकि अब क्या है, दिसंबर आ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो दोस्तों अब यहाँ पे सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है बताना है। दिया गया है एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग, क्या यहाँ पे आर होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होगा, क्योंकि एवरी चाइल्ड ये जो है क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो एवरी आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पे जो है सिंगुलर नाउन ही होता है। एवरी चाइल्ड इन द क्लास मतलब कि क्लास का हर बच्चा इज वियरिंग सैंडल्स, सैंडल पहन रखा है आज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इज होगा ना कि आर। तो किस पार्ट में गलती है? बी। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है दो वी बोथ आर द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर। यहाँ पे कॉमा है। दो वी बोथ आर द सेम हाइट, यानी कि हम दोनों हालांकि सेम हाइट के हैं। यू आर मोर हैवियर देन आई, लेकिन तुम जो है मुझसे ज़्यादा हैवी हो। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है मोर हैवियर नहीं आएगा, केवल हैवियर होगा, क्योंकि हैवियर जो है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है जिसके साथ मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी, यहाँ पे मोर हट जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिए गए हैं द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, बताइए किस पार्ट में एरर है। द लॉयर यानी कि वकील, हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स यानी कि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो किस पार्ट में गलती है, द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नो एरर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ ए फ्रेंड हु वाज लीविंग फॉर मुंबई, हम स्टेशन गए एक फ्रेंड को विदा करने जो कि जा रहा था मुंबई, बताइए किस पार्ट में एरर है। वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ, तो दोस्तों यहाँ पे विदा करने के सेंस में जो सी ऑफ होता है उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, सी तो सही है लेकिन ऑफ जो है डबल एफ होता है, ओ डबल एफ। वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ ए फ्रेंड हु वाज लिविंग फॉर मुंबई, यहाँ पे ये जो है करेक्ट सेंटेंस होगा, डबल एफ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब दिया गया है प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच, तो दोस्तों बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइडिंग दैट दिया गया है, प्रोवाइडिंग दैट नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है, प्रोवाइडेड दैट, जिसका मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज गुड, बशर्ते कि मौसम अच्छा हो। वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच, यानी कि हम लंच के तुरंत बाद बाहर चलेंगे, तो यहाँ पे जो है प्रोवाइडेड दैट होगा ना कि प्रोवाइडिंग दैट, तो किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो दोस्तों अब दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, तो यहाँ पे अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सेंटेंस दिया गया होगा खाली स्थान के साथ, जिसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड ऑप्शन में से फिल करना है। तो दिया गया है मिस डेजी इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, एट या विथ या इन या फॉर। तो दोस्तों याद रखिएगा एंग्री या एनॉयड दोनों का मीनिंग सेम होता है, नाराज होना। तो दोस्तों इसके लिए जो है फिक्स प्रीपोजिशन होती है, अगर किसी व्यक्ति से नाराज है मतलब पर्सन के लिए होगा विथ, किसी व्यक्ति से नाराज है तो उसके लिए प्रीपोजिशन आएगी विथ, और अगर किसी मैटर पर नाराज है तो मैटर के लिए आएगा एट। तो यहाँ पे दिया गया है मिस डेजी इज एंग्री, यहाँ पे विथ आ जाएगा, विथ द स्टूडेंट्स, पर्सन के लिए विथ आ जाएगा। अगर यहीं पे आगे मैटर दिया गया होता, मान लीजिए मिस डेजी इज एंग्री विथ द स्टूडेंट्स एट देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार पर, तो मैटर के लिए जो है एट आ जाएगा, एट देयर बिहेवियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, मैटर के लिए जो है एट आएगा और पर्सन के लिए विथ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड डैश सिंगिंग शी इज़ नॉट गुड डैश इट, तो दोस्तों यहाँ पे पहले और यहाँ दूसरे दोनों खाली स्थान में क्या फिल होगा, ऑप्शन है ऑन, इन, ऑफ, अबाउट, इन, एट, अबाउट, इन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दो सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के लिए जो है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है कोई व्यक्ति तो उसके लिए जो है प्रीपोजिशन आती है इन, ठीक है, इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, सी इज़ नॉट गुड और यहाँ पे एट हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ में गुड हैं या बैड हैं, गुड हैं या बैड हैं, तो दोनों के लिए जो है फिक्स प्रीपोजिशन होती है एट, ठीक है, गुड एट समथिंग या बैड एट समथिंग, तो यहाँ पे जो है नॉट गुड एट इट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहले में जो है इन होगा और दूसरे में एट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव डिसाइडेड डैश मूविंग टू लंदन, यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड्स या फ्रॉम या टू या अगेंस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अगेंस्ट। डिसाइड अगेंस्ट डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है किसी काम को ना करने का फैसला करना, डिसाइड अगेंस्ट ये जो है फ्रेजल वर्ब हो जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को ना करने का फैसला करना, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मूविंग टू लंदन, यानी कि हमने लंदन ना जाने का फैसला किया, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब यहाँ पे दिए गए हैं
चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे इंसिस्टेंस दिया गया है, इसका नियरली सिमिलर बताना है यानी सिनोनिम बताना है। तो इंसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है आग्रह। आग्रह थोड़ा जोर दे करके अगर किया जाए तो उसके लिए जो है वर्ड होता है इंसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि जोरदार आग्रह कह सकते हैं, जोरदार आग्रह। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिलाइंग। तो रिलाइंग का मतलब क्या होता है, रिलाई मतलब होता है विश्वास करना, तो रिलाइंग मतलब क्या हो जाएगा, विश्वास करना। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। अर्जिंग का मतलब क्या होता है, अर्जिंग का मतलब भी आग्रह होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जिंग। लाइंग मतलब लेटा हुआ, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जिंग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको बताना है नियरली सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है किसका, क्वीर का। क्वीर का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों क्वीर का मतलब होता है कि विचित्र। तो बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब भी विचित्र या अजीब होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्विल का मतलब क्या होता है, क्विल का मतलब होता है एक तो मोड़ना, और एक जो है इसका मीनिंग होता है चिड़िया के पंख से बना हुआ एक प्रकार का जो है कलम, चिड़िया के पंख से बना पेन, चिड़िया के पंख से बना पेन, तो उसको क्या कहते हैं, क्विल। और यहाँ पे दिया गया है पीर। पीर का मतलब क्या होता है, पीर का मतलब एक तो होता है समकक्ष, समकक्ष, और एक इसका मीनिंग होता है कि ध्यान से देखना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, उसके लिए भी पीर एट इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। और नेक्स्ट है पीप। पीप मतलब क्या होता है, पीप मतलब होता है चुपके से झांकना, झांकना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पीप मतलब झांकना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वीर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको दिया गया है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट इसका भी आपको नियरली सिमिलर बताना है। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना या मुक्त करना। तो यहाँ पे जो है दिया गया है ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना, लिबरेट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र करना। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र करना, ऑप्शन बी। एमिट मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एमिट का मतलब होता है कि फेंकना, फेंकना, बाहर की ओर फेंकना किसी चीज़ को, या जो है उत्सर्जित करना, उत्सर्जित करना। एमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। वॉर्न आउट मतलब क्या होता है, वॉर्न आउट मतलब घिसा पिटा, घिसा पिटा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, लिबरेट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है मैलाइस। मैलाइस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैलाइस का मतलब होता है ईर्ष्या या द्वेष। ईर्ष्या में यहाँ पे मात्रा लगती है, ईर्ष्या या द्वेष। तो इसका बताना क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट। अब यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत खुशी। तो ये तो इसका अपोजिट होगा नहीं। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है। ऑनर मतलब सम्मान होता है। और गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है एक तो साख होता है, किसी की मार्केट में गुडविल यानी कि क्रेडिट या साख जो है बहुत अच्छी बनी हुई है, गुडविल का मीनिंग होता है। और एक इसका मीनिंग होता है मित्र भाव, मित्र भाव या सद्भाव, या जो है कह सकते हैं दोस्ताना प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है, गुडविल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है किसका, जेनियल का। जेनियल का मीनिंग होता है मित्रवत, मित्रवत या मिलनसार, मिलनसार। तो बताइए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। स्टूपिड मतलब मूर्ख होता है, इंटेलिजेंट मतलब समझदार, तो ये तो दोनों नहीं होगा। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण या प्रतिरोधी। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होस्टाइल।
और यहाँ पे दिए गए हैं एफेबल। एफेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। तो यहाँ पे जो है हॉस्टाइल इसका राइट आंसर होगा, ये जो है जेनियल का अपोजिट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। तो यहाँ पे जो है दिया गया है रेनाउंड। रेनाउंड का मतलब भी प्रसिद्ध होता है, तो ये जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम। बताना है आपको अपोजिट। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्पेशल मतलब खास। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्डिनरी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो दोस्तों अब आपको जो सेंटेंस दिया गया होगा क्वेश्चन में, वो या तो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो उसका पैसिव बताना है, और पैसिव वॉइस में होगा तो उसका एक्टिव बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले आपके पास, माई फादर हैज़ प्रोमिस्ड मी ए बाइसिकल। तो इसका पैसिव वॉइस बताना है, एक्टिव में दिया गया है सेंटेंस। तो बताइए क्या होगा? माई फादर हैज़ प्रोमिस्ड कौन सा टेंस है? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ या हैव आएगा, और उसके बाद जो है बीन आएगा, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाकी आपको सभी को पता है ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है और सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाता है बाई के साथ, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है मी, तो ये जो है आएगा पहले, और सब्जेक्ट के केस में हो जाएगा आई। तो आई, और आई के साथ हैज़ बीन तो होगा नहीं, हैव बीन होगा। आई हैव बीन, आई हैव बीन इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें आई हैव है केवल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ आई प्रोमिस्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। आई हैव बीन प्रोमिस्ड, और फिर जो है प्रोमिस्ड के बाद आएगा अब बाइसिकल। ठीक है, प्रोमिस्ड के बाद अब बाइसिकल आएगा। बाई माई फादर ये जो है लास्ट में चला जाएगा, बाई माई फादर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आई हैव बीन प्रोमिस्ड ए बाइसिकल बाई माई फादर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट इट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों जब सेंटेंस की शुरुआत हु से होगी तो उसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव की शुरुआत होगी बाई होम से, बाई होम से। और यहाँ पे टेंस आप देख लीजिए, रोट इट, हु रोट इट यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। तो दोस्तों बाई होम किस में दिया गया है? बाई होम तो किसी में दिया ही नहीं है, केवल जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है बाई होम और यहाँ पे वाज आ गया। ठीक है, बाई होम वाज इट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बाई होम। और मान लीजिए एक्टिव वॉइस दिया गया है जिसकी शुरुआत होम से शुरू है, जैसे कि एक सेंटेंस में आपको देता हूँ, होम डू आई टीच, होम डू आई टीच। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो दोस्तों जब होम से शुरुआत होगी एक्टिव वॉइस की, तो वहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु जो है पहले आएगा, हु। और फिर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें जो है इज एम आर आता है, हु इज। और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट बाई, और आई का जो है आई सब्जेक्ट है, ये बाद में चला जाएगा बाई के बाद, और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो हो जाएगा मी, हु इज टॉट बाई मी, ये जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, द कन्विक्ट वॉज फाउंड गिल्टी बाई द जूरी। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है, इसका आपको एक्टिव बताना है। द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाई द जूरी। तो वाज या वर पैसिव वॉइस में कब आता है? जब उसका एक्टिव वॉइस जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी कि जो है इसका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है द जूरी कन्विक्टेड हिम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि द कन्विक्ट ये जो है ऑब्जेक्ट है जो कि पहले यहाँ पे आ गया है पैसिव वॉइस में, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे इसको वर्ब बना दिया गया, तो ये जो है गलत हो जाएगा। द जूरी फाउंड दैट, यहाँ पे दैट आ गया, तो ये जो है गलत हो जाएगा।
द जूरी, यहाँ पे द जूरी जो है ये बाई के बाद आया है, नहीं ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में पहले आ जाता है, तो ये पहले आ गया द जूरी। और फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है फाउंड, और फिर जो है ऑब्जेक्ट आ गया द कन्विक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, तो द कन्विक्ट जो है आ गया, और गिल्टी। ठीक है, द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में द जूरी फाइंड्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यहाँ पे दिए गए हैं द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, तो ये जो है एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव बताइए क्या होगा, कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया ऑल ऑर्डर्स विल हैव टू बी, तो विल हैव टू बी नहीं होगा, ऑल ऑर्डर्स वुड बी, यहाँ पे वुड बी नहीं होगा, ऑल ऑर्डर्स शुड बी भी नहीं होगा, विल बी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है ऑल ऑर्डर्स। ये जो है ऑल ऑर्डर्स ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया, फिर विल बी एग्जीक्यूटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रॉम्प्टली बाय द सर्वेंट, द सर्वेंट सब्जेक्ट है जो कि बाई के साथ बाद में आ गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज अंडरलाइंड। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो है सेंटेंस दिया है, उसका कुछ पार्ट अंडरलाइन होगा, और अंडरलाइन पार्ट जो है या तो इडियम होगा या फ्रेज, तो उसका सही मीनिंग आपको बताना है, यानी कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको कौन रिप्लेस कर सकता है, ऑप्शन में से आपको बताना है। दिया गया आई स्टिल्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट बाई ऑनेस्ट स्टेटमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्टिल्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका जो है मीनिंग बताना है। तो स्टिल द हॉर्नेट नेस्ट, इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति खड़ी कर देना जिससे लोगों में गुस्सा और नाराजगी पैदा हो जाए। हॉर्नेट का मतलब होता है बर्रे या ततैया जो होता है, तो हॉर्नेट नेस्ट का मतलब हो जाएगा बर्रे का छत्ता, बर्रे के छत्ते को हिला देना, तो बर्रे के छत्ते को हिलाएंगे तो जो है बर्रे नाराज हो जाती है, तो उसी से ये बना हुआ ईडियम है कि ऐसी स्थिति खड़ी कर देना जिससे लोग नाराज हो जाएं। ठीक है, या जो इसका एक और मीनिंग होता है बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्टिल द हॉर्नेट नेस्ट बाई ऑनेस्ट स्टेटमेंट, यानी कि मैंने जो है लोगों को नाराज कर दिया बाई ऑनेस्ट स्टेटमेंट, एक ईमानदार स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, कॉज्ड एंगर इन मेनी पीपल, यही इसका राइट आंसर है, कॉज्ड एंगर मतलब गुस्सा पैदा कर देना इन मेनी पीपल, बहुत से लोगों में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यहाँ पे दिया गया है द ब्रिज गेव वे अंडर द हैवी वेट, तो दोस्तों गिव वे ये जो है ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे अवे नहीं गिव वे होगा, गिव वे का मतलब होता है ढह जाना, ढह जाना, तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब भी होता है ढह जाना, ढह जाना। और स्टूप्ड का मतलब क्या हो जाएगा, स्टूप मतलब होता है झुकना, विथ स्टूड का मतलब क्या होता है, विथ स्टूड मतलब बर्दाश्त करना, और इंड्योर का मतलब क्या होता है, इंड्योर मतलब सहना होता है या बर्दाश्त करना, इसका भी मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोलैप्स्ड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब यहाँ पे आपको दिए गए शीलास टॉल टेल्स हैव नो मीनिंग, तो दोस्तों टॉल टेल्स इसका मतलब बताना है, टॉल टेल्स का मीनिंग क्या होता है, टॉल टेल्स का मतलब होता है कि डींगे हाँकना, डींगे हाँकना या लंबी लंबी फेंकना, टॉल से आप याद रखेंगे टॉल मतलब लंबा, टॉल टेल्स मतलब लंबी लंबी फेंकना या डींगे हाँकना जो है, इसका जो है सही मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रीड मतलब लालच होता है, बोस्टिंग मतलब भी होता है डींगे हाँकना, तो यही जो है इसका राइट आंसर आएगा बोस्टिंग, जीलसी मतलब ईर्ष्या, प्राइड मतलब जो है गर्व, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस, तो यहाँ पे अब आपको जो है वर्ड्स दिए गए होंगे या सेंटेंस दिया गया होगा, उसके लिए एक वर्ड आपको बताना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। दिया गया स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, यानी कि
मोरल यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक सच को दर्शाने वाली कहानी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब क्या होता है? पैरागॉन मतलब होता है प्रतिद्वंदी। एक तो इसका मीनिंग होता है प्रतिद्वंदी और एक मीनिंग इसका होता है आदर्श, तो ये नहीं होगा। फैबल का मतलब क्या होता है? फैबल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसमें पशु पक्षी कोई शिक्षा देते हो। एक कहानी जिसमें पशु पक्षी शिक्षा देते हो, जिसमें पशु पक्षी शिक्षा देते हो, तो उसको कहते हैं फैबल। और फिर अगला ऑप्शन है पैराबल, शिक्षा देते हो, यहाँ पे कर देते हैं। पैराबल का मतलब क्या होता है? पैराबल मतलब होता है कि एक ऐसी कहानी जो कि नैतिक और आध्यात्मिक सच को बताने के लिए जो है सुनाई जाती है, तो उसको कहते हैं पैराबल। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैराबल। और डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? डिडैक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद या जो है उपदेशपूर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिया गया है असेंबलिंग और ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से मटेरियल को ऑर्गेनाइज और असेंबल करना, यानी कि जो है इकट्ठा करना, तो उसको क्या कहते हैं? कंपाइलिंग। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है, कंपाइलिंग। अलग अलग सोर्सेज से जो है मटेरियल को इकट्ठा करना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलेक्टिंग मतलब भी इकट्ठा करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसका सही मीनिंग नहीं होगा। ग्रुपिंग मतलब ग्रुप बनाना, बाइंडिंग मतलब बांधना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे सेंटेंस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए होंगे। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो उसका इनडायरेक्ट बताना है, और इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है तो डायरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे दिए गए रीमा सेड इट इज़ टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसका टेंस जो है बदल जाएगा। इट इज़ टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग, इसका हो जाएगा इट इज़ की जगह इट वॉज। तो ऑप्शन में से एलिमिनेट कर दीजिए, इसके अलावा अगर कुछ मिल रहा है। रीमा टोल्ड, टोल्ड आ गया, टोल्ड दैट, और फिर जो है इट इज़ टाइम, यहाँ पे इट इज़ आ गया तो ये नहीं होगा। रीमा टोल्ड दैट इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग, यही जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सी में क्या दिया गया है? रीमा टोल्ड इट्स टाइम टू, तो यहाँ पे इट इज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। रीमा टोल्ड दैट इट वॉज टाइम फॉर द मीटिंग, जबकि यहाँ पे टू लीव फॉर द मीटिंग है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू हिम इज नॉट पॉवर्टी ए कर्स। टीचर ने जो है उससे कहा क्या पॉवर्टी मतलब गरीबी एक अभिशाप नहीं है? तो दोस्तों बताइए इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ये इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इसको जो है यहाँ पे कनेक्टिव जो यूज होगा वो या तो इफ़ होगा या वेदर यूज हो सकता है। तो यहाँ पे इफ़ इसमें है, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे वेदर है, ठीक है ये, और इज यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। तो द टीचर आस्ट, सेड टू का बन जाएगा आस्ट, हिम, इफ़ आएगा और फिर दिया गया है पॉवर्टी, और यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा, इज का वाज बन जाएगा, वॉज नॉट ए कर्स, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे वेदर वाले में देखते हैं क्या कमी है। द टीचर आस्क्ड हिम वेदर पॉवर्टी इज नॉट ए कर्स, यहाँ पे इज ही आ गया, टेंस नहीं चेंज किया गया, इसलिए जो है ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ ए लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ ए लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच इसकी पैसिव वॉइस में है, तो यानी कि जो है जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसकी भी रिपोर्टेड स्पीच पैसिव वॉइस में होगी। जैसे कि पहला ऑप्शन देखेंगे द प्रिजनर आस्क्ड हैज ए लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, ये पैसिव वॉइस में ये भी है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हो गया हैड बीन अरेंज्ड, और यहाँ पे फॉर मी है, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो द प्रिजनर के अनुसार चेंज होगा, तो मी का बन जाएगा हिम, तो यहाँ पे फॉर हिम आ गया, तो ये भी जो है सही है।
तो द प्रिजनर आस्क्ड हैज़ ए लॉयर बीन अरेंज फॉर मी, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में द प्रिजनर इंक्वायर्ड इज देयर ए लॉयर फॉर मी, ये गलत हो जाएगा, यहाँ इज देयर करके आ गया। द प्रिजनर सैड हैव यू अरेंज्ड ए लॉयर फॉर मी, तो ये तो एक्टिव वॉइस में आ गया, तो ये जो है ये भी नहीं होगा। द प्रिजनर आस्क्ड हैड ए लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, तो दोस्तों ये भी सही हो सकता था अगर यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होता तो, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट का आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो भी जो है पास्ट परफेक्ट ही होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो हैज़ ए लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, ये ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये जो है ज़्यादा सुटेबल होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है निदा सैड दैट शी माइट गो होम द नेक्स्ट डे विथ हर सिस्टर। तो दोस्तों जो है यहाँ पे ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट आपको बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है निदा सैड आई विल गो होम टुमारो विथ माई सिस्टर, तो यहाँ पे विल गो आया है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि विल गो अगर होता तो यहाँ पे जो है माइट ना आता बल्कि वुड आता। माइट है यानी कि जो है डायरेक्ट स्पीच में आया होगा, तो यहाँ पे आई कोड है तो ये भी हट जाएगा, आई कैन गो ये भी हट जाएगा। डी ऑप्शन में दिया गया है निदा सैड आई मे गो होम, और द नेक्स्ट डे का बन जाएगा टुमारो डायरेक्ट स्पीच में विद माई सिस्टर, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन है और ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, निदा के अनुसार, तो विद हर सिस्टर यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।